अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी यूनियन। आज हम आगे चैप्टर 9 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने स्किप किया था। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब मस्ट किया करें। कुछ लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन के देखते हैं। आप लोग काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, इलिस्ट्रेशन 1 हमने स्टार्ट करनी है, जिससे रिलेटेड हमने कुछ पीछे पढ़ा था टॉपिक के कम्पिटिटिव फैक्टर्स। हम कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, उसके सपोर्टर्स, फाइव फोर्सेस मॉडल कैसे इफेक्ट करती हैं, कैसे अप्लाई की जा सकती हैं। कम्पिटिटिव राइवलरी, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि फाइव फोर्सेस कैन बी अप्लाई टू द हाउसिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री। हाउसिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री मतलब जो ये कंस्ट्रक्शन हाउस कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे हाउस यहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनके अंदर कैसे फाइव फोर्सेस आती हैं। कंपेटिटिव राइवलरी बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप लोग देखें के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट आते हैं तो बहुत ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फॉर्म्स, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक डोमेस्टिक वो जो अपने कंट्री की इंटरनल फॉर्म्स हैं और इंटरनेशनल फॉर्म्स भी हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करो, क्योंकि आप अपने कंपेटिटर से क्या चीज ऐसी डिफरेंट हो कि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। फॉर्म्स टिपिकली हैव हाई फिक्स कॉस्ट। कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर टिपिकली जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। जैसे अगर आपको स्टार्ट करनी है बिल्डिंग हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटीज या इंडस्ट्रीज, तो उसके लिए आपको कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। थ्रेट्स ऑफ एंट्री, थ्रेट्स ऑफ एंट्री भी हाई है। हाई कैसे होती है? फॉर न्यू फॉर्म्स इंटरिंग इन इंडस्ट्री, मेन बैरियर, बैरियर किसको कहते हैं? रुकावट को कहते हैं। यानी कि क्या चीज ऐसी है जो आपकी एंट्री को स्टॉप कर रही है। सबसे बड़ी अभी हमने बात की कि कैपिटल रिक्वायरमेंट। लेट से अगर कोई मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आना चाह रहा है, अपना एक मोबाइल नया मॉडल लॉन्च करना चाह रहा है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। हो सकता है आपको 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, स्टार्टिंग की आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। यहाँ पे क्योंकि बिल्डिंग सोसाइटी या बिल्डिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल दी जा रही है, तो कंस्ट्रक्शन इज लेबर इंटेंसिव, मोस्ट इक्विपमेंट कैन बी हायर्ड इफ नेसेसरी। आपको जो लेबर सब चाहिए होंगी, अगर नेसेसरी है तो आप वो हायर करने। सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, परचेजिंग ब्रिक्स, नीड इनिशियल फाइनेंस टू एक्वायर लैंड। आपको इनिशियली लैंड परचेज करनी है, हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स वगैरह बनानी है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। नीड गुड रिलेशन विद प्लानिंग ऑफिस टू गेट प्लानिंग परमिशन, मतलब आपको ताल्लुक होना चाहिए हर जगह, ताकि आप जिस जो भी काम स्टार्ट करने लगो तो आपको उसके लिए हेल्प भी मिले। ओवरऑल दीज बैरियर आर लो, रिजल्टिंग इन इज अ हाई थ्रेट ऑफ एंट्री। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाले बैरियर इतने ज्यादा नहीं है जितना कि हाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री हाई है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी होता है, सब्स्टिट्यूट कहते हैं अल्टरनेटिव। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी हाई है हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के अंदर। सब्स्टिट्यूट मेन थ्रेट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सेकंड हैंड प्रॉपर्टी फॉर रेंट और परचेज। अब देखो, जो लोग क्या करता है, खुद घर नहीं बना सकते, उनके लिए क्या है, ऑप्शन है कि आप रेंट पे घर परचेज करो, तो सब्स्टिट्यूट है ना, आप अपने घर की जगह रेंट के घर में रह लो। दिस विल डिपेंड ऑन द कंट्री कंसर्न। सम कंट्रीज हैव हाउसिंग शॉर्टेज वेयर अदर्स वेयर एज अदर हैव बूमिंग हाउसिंग प्रॉपर्टी मार्केट। कुछ मुल्कों के अंदर जमीनें ही कम होती हैं, कुछ मुल्कों के अंदर घरों की तादाद ही कम होती है, वहां पे पब्लिक ज्यादा होती है, और कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा लैंड होता है और इतना ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज को वो प्रमोट करते हैं प्रॉपर्टीज को, कि वहां पे और से और ज्यादा कंपटीशन बनता है। पावर ऑफ सप्लायर, मैंने आपको बताया था कि कभी पावर ऑफ है, कभी पावर ऑफ बायर होती है। पावर ऑफ सप्लायर लो फॉर मटेरियल एंड हाई फॉर लैंड। मटेरियल्स के लिए सप्लायर्स की पावर लो है, बट लैंड के लिए हाई है। प्लानिंग परमिशन है कि आपको प्लानिंग परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मटेरियल सप्लाई है वेरी लो पावर। जो मटेरियल के सप्लायर्स हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है, क्योंकि लैंड का ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग ले रहे हैं, नंबर सप्लायर हैं। मतलब आप मटेरियल एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से ले लोगे, तो वहां पे इतना ज्यादा आपकी पावर नहीं है। लेकिन सप्लायर ऑफ प्राइम लैंड, जैसे कुछ जगह ऐसी होती हैं जो प्राइम लैंड होती है। प्राइम लैंड मतलब बहुत अच्छी जगह होती है, लोकेशन रोड के पास होती है या कोई किसी सिटी में होती है मेन जगह पे, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको
कंपटीशन देखने को मिलता है। लोकल प्लानिंग ऑफिसेज हैज वेरी हाई पावर। लोकल प्लानिंग ऑफिसेज से आपको परमिशन मिलना और उनकी पावर भी आपको हाई देखनी पड़ेगी। उसके बाद पावर ऑफ कस्टमर्स यानी कि बायर की पावर। इज द हाउसिंग सेक्टर कस्टमर हैव मोर चॉइस बट इंडिविजुअली हैव लो बाइंग पावर। और नो डाउट कि आपके पास ये पावर है कि आप एक घर, ये कोई महंगा दे रहा है तो आप दूसरी जगह जाके किसी और से दूसरा घर ले लो, बट अगर एक ही बंदा है उसको इसी सोसाइटी में घर लेना है तो अकेले बंदे के लिए राइवलरी, उसकी या अकेले बंदे का कंपटीशन एज अ इंडिविजुअल कम है। तो समरी की इशू क्या है, कंपिटिटिव राइवलरी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर वो कह रहा है कि यूज करें पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल को मैकडोनल्ड्स के लिए। तो ये आप लोगों ने खुद से पूरा पीछे एग्जांपल देखी है, मैकडोनल्ड्स के लिए अप्लाई करना है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू के अंदर क्या बोला जा रहा है, लो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज अ बैरियर टू एंट्री। बैरियर किसको कहते हैं, बैरियर कहते हैं रुकावट को। क्या किसी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कम है यानी कि आपका प्रॉफिट कम है तो ये बैरियर हो सकता है? नो, नेवर। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आगे ए बी सी डी फर्म्स हैं मोबाइल मार्केट के अंदर, इनका प्रॉफिट लो है तो आप इस फर्म के अंदर इंटर हो तो ये बैरियर नहीं है। हो सकता है आप वहां पे जाओ, आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़े, तो ये कोई रुकावट आपको रोकने वाली चीज नहीं है कि अगलों का प्रॉफिट कम है तो हम भी, हमारे लिए ये मुश्किल चीज है, नहीं। तो ये क्या है, फॉल्स होगा, ये बैरियर नहीं होता। प्रॉफिटेबिलिटी कम होना बैरियर नहीं है। वो तो हो सकता है कि बिजनेस वो लोग अच्छा ना कर रहे हो, या हो सकता है कि उस चीज की इतनी डिमांड ना हो। फिर जेनेरिक स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। जेनेरिक स्ट्रेटेजीज जनरली क्या क्या नॉर्मली स्ट्रेटेजीज अपना के आप क्या कर सकते हो, यानी कि पोर्टर की जो 5 फोर्सेस मॉडल है उनके अलावा एक्स्ट्रा भी आपकी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं अपने मॉडल को बेहतर करने के लिए, अपनी बिजनेस मॉडल को बेहतर करने के लिए। जैसे दिस मॉडल डेवलप पोर्टर examines the different ways that an organization can achieve a competitive advantage in its market. Porter argued that business could adopt one of three strategies to gain competitive advantage. इन तीनों में से पोर्टर ने कहा कि कोई भी एक स्ट्रेटेजी अपना के आप क्या कर सकते हैं, competitive यानी कि एडवांटेज ले सकते हैं। Each business can adopt a strategy that best fits their individual circumstances कहते हैं हालात को। हर एक बिजनेस अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। इन तीनों में से जिसको जो अच्छी लगती है वो अपना के आप दूसरे अपने कंपेटिटर से या अपने जो आप जैसा बिजनेस ग्रो कर फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप के अंदर क्या है जब कॉस्ट की बात हो रही है तो अब आपने कॉस्ट की लीडरशिप देखनी है। दिस इन्वॉल्व मेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर क्वालिटी टू इट्स राइवल बट लोअर कॉस्ट। कॉस्ट लीडरशिप मैंने आपको कहा कि आपने कॉस्ट को देखना है। कॉस्ट को कैसे देखना है कि फोकस आपका कॉस्ट पे होना चाहिए। लेट से एक प्रोडक्ट जो कि ए कंपनी बना रही है कितने खर्चे में, $15 में। एक कंपनी, ए कंपनी है जो एक प्रोडक्ट को $15 में बना के उसको $20 में बेच रही है। ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, खर्चा। वही आप लोग एज अ बी कंपनी आए और उसी प्रोडक्ट को कोशिश करें कि $10 में बनाएं। $10 में 10 कॉस्ट करें, इसका मतलब आपने कॉस्ट को फोकस करके कम किया। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसमें आप कॉस्ट पे फोकस करके। अब एज अ स्टूडेंट बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि अच्छा, अगर उसने फिर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं रहेगी, हमारी कोई कस्टमर लेगा नहीं, तो आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि डिस्काउंट लेना है मटेरियल वालों से। कोई जहां जहां से आपके पैसे बच सकते हैं आपने वहां से बचाने हैं, तो कॉस्ट कंट्रोल करनी है। दिस इज नॉर्मली अचीव थ्रू इंटरनल एफिशिएंसी। इंटरनली एफिशिएंसीज आपने करनी है। कॉस्ट लीडरशिप विल यूजुअली अलाउ ऑर्गेनाइजेशन सेल इट्स प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस देन राइवल। मैंने आपको क्या बताया, आप देखो, जिस बंदे ने 15 में प्रोडक्ट बना के 20 में बेची उसको तो $5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका खर्चा 15 है। अब आप 10 में बना के अगर आप 16 में भी बेचो, अपने राइवल से देखो कम में आप बेच रहे हो। राइवल की प्राइस क्या है 20, आपकी प्राइस क्या है 16। इट मीन्स उससे ज्यादा आप प्रॉफिट ले रहे हो। आपकी प्राइस भी कम है, उसका प्रॉफिट $5, कितना $6। तो ऐसी स्ट्रेटेजी आपने अपनाई। sell its product at a lower price than rival increasing its sale, ताकि जितने भी लोग होंगे, जितने भी, अब हम आप लोग भी अपने आप को जहां से चीज सस्ती मिल रही होती है हर एक बंदे का फोकस होता है।
क्वालिटी तो ऑब्वियसली देखी जाती है, बट सेम क्वालिटी अगर आपको कहीं और से सस्ती मिलती है तो आप वहीं से फोकस करोगे। सेल इट प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस एज इट्स राइवल बट मेक हायर प्रॉफिट। या फिर ऐसे आप करो कि आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को $14 रखो, कॉस्ट खर्चा कोशिश करो कि $14 रखो, उसको सेल करो 20 सेलिंग प्राइस में। अब 20 सेल प्राइस है, आपके राइवल की भी 20 ही सेल प्राइस है, प्राइस आपकी सेम हो गई राइवल से, बट आपके राइवल की कॉस्ट थी 15। इसका मतलब यह है कि उसका प्रॉफिट हुआ 5 और आपका प्रॉफिट हुआ 6, यानी कि आपका प्रॉफिट उससे ज्यादा है, तो हायर प्रॉफिट आप बना सकते हो सेम प्राइस। 20 सेल प्राइस रखनी है, 20 राइवल की है और 20 ही आपकी भी है, बट राइवल की कॉस्ट थी $15। ये कॉस्ट आई उसको प्रोडक्ट बनाने में, आपने कुछ एफिशिएंसीज की, आपने डिस्काउंट लिया मटेरियल खरीदते हुए या कुछ ऐसी एफिशिएंसीज की, लेबर को थोड़ा सा सस्ते में मना लिया, तो ये क्या आपने किया, कॉस्ट को कम किया। फॉर एग्जाम्पल अर्ली मार्केट सुपर मार्केट्स follows a cost leadership approach. It has successfully cut down and at every point of production uses no frill marketing strategy too. As a result, Aldi is able to provide customer with a quality product. तो प्राइस वो एक एग्जांपल कंपनी की दे रहे हैं ऑल्डी की, कि उसने ये स्ट्रेटेजी अपनाई और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसी तरह, या फिर पहले आपने, अब आप अपने माइंड में, ऊपर कहा था ना पोर्टर ने कहा था कि जिसको जो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है वो वही स्ट्रेटेजी अपनाए, और इन तीनों में से वो स्ट्रेटेजी अपना के अपने कंपेटिटर से आगे निकले। बार बार वर्ड कंपेटिटर क्यों यूज, रीजन है, कंपेटिटर वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हम चैप्टर ही कम्पिटिटिव एनालिसिस, कम्पिटिटिव फैक्टर्स। तो या तो आप अपनी कॉस्ट को फोकस करके अपने जो साथी सेलर हैं उनसे आगे निकल सकते हैं, या डिफरेंशिएशन करो। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाओ जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट के अंदर कुछ फीचर एक्स्ट्रा हो, कुछ फीचर आपके सप्लायर से ज्यादा अच्छा हो। This involves persuading customer that our product is superior to that of our rival. अब यहाँ पे बात आती है, अब मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ डिफरेंशिएशन कैसे की जाए। अब देखो, लेट से हम बर्गर की एग्जांपल लेते हैं, एक बर्गर की एग्जांपल लेते हैं। अब आप देखो कि एक मिनट, अच्छा, बर्गर की एग्जांपल हम लोग ले रहे थे कि आप लोग देखो, अब एक, अगर आप देखें कि एक सिंपल शॉप जो है उससे शायद आपको जो बर्गर 200 में मिलेगा, वही बर्गर आपको मैकडोनल्ड्स या केएफसी से वही बर्गर आपको ट्रिपल प्राइस में मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंशिएटेड मतलब कि डिफरेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को थोड़ा डिफरेंट करके देते हो तो कस्टमर भी पे करता है उसके लिए। इट कैन बी डन बाय एडिंग एडिशनल फीचर टू द अदर प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया ना कि आपके कंपेटिटर से कुछ एक्स्ट्रा फीचर आप ऑफर कर रहे हो, जिससे कस्टमर आपकी तरफ आ रहा है, मतलब आप आपकी प्रोडक्ट ज्यादा ले रहा है। जैसे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, प्रीमियम, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट ऑफर करते हो ना, मतलब प्रोडक्ट के अंदर कुछ एक दो फीचर भी अपने कंपेटिटर यानी कि अपने राइवल से, अपने जो साथी सेलर है उससे ज्यादा ऐड करके देते हो, तो इट मीन्स क्या होता है कि आप प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। प्रीमियम प्राइस का क्या मतलब हुआ, अब मैंने क्या बताया कि ये वाले लोग अगर 200 का बर्गर देते हैं और ये वाले 1000 का देते हैं, तो इट मीन्स कि ये लोग प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। प्रीमियम प्राइस क्यों, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी वो दे रहे हैं, वो लोग प्रीमियम क्वालिटी दे रहे हैं, इट मीन्स उनका एक ब्रांड इमेज बन गया है। तो ये
डिफरेंशिएशन होती है प्रोडक्ट की। जैसे यहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज की एग्जांपल दे दी है। ब्रिटिश एयरवेज बेसिकली एक एयरलाइन है जो कि डिफरेंशिएशन अडॉप्ट करती है, अपने पैसेंजर को हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस देती है। जैसे अक्सर अगर कुछ लोग, जैसे यहाँ पे लग्जरियस फ्लाइट लिखा हुआ है, अक्सर अगर कुछ लोग यूएई की फ्लाइट की बात करें तो यहाँ पे एमिरेट्स जो फ्लाइट्स हैं, एमिरेट्स की फ्लाइट वो बहुत ज्यादा लग्जरियस फ्लाइट्स अपनी कस्टमर को ऑफर करते हैं, बट उनकी टिकट की प्राइस भी ज्यादा होती है। तो जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो प्राइस ऑब्वियसली आप ज्यादा मांग सकते हो। थर्ड थिंग इज फोकस। थर्ड थिंग इज फोकस। फोकस मीन्स या तो आप, अब ये आपकी मर्जी है कि आप कुछ ना कुछ फोकस अपनी मर्जी का करो। यानी कि फोकस, या आपने कोई एक मार्केट सेगमेंट को चूज कर लेना है। मार्केट सेगमेंट को चूज करने का क्या मतलब है कि कोई एक चीज, जैसे पूरी मार्केट में से आपने कोई ग्रुप उठा लिया, या तो आप कुछ देखोगे कि हम लोग हम लोग कस्टमर की मर्जी की ऑर्डर पे चीज बना के दिया करेंगे, ये आपने एक सेगमेंट उठा लिया। या आपने कुछ यंग एज के लोगों को टारगेट कर लिया, या आपने ओल्ड एज के लोगों को टारगेट कर लिया, कुछ एक सेगमेंट आपने उठा लिया, उस पे फोकस किया, तो उस पे आपने बस फोकस करना है, तो शायद उससे आप कंपेटिटर से आगे निकल जाओ। अ पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे वो लिख भी रहा है, दिस इन्वॉल्व्स एमिंग एट अ सेगमेंट ऑफ द मार्केट रादर देन द मार्केट एज अ होल। या तो आप पूरी मार्केट को टारगेट करने के बजाय एक सेगमेंट उठाओ और उसी पे फोकस करो। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर आइडेंटिफाई विद द सेम नीड्स एंड बिजनेस विल प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर टेलर्ड। टेलर किसको कहते हैं? टेलर्ड प्रोडक्ट किसको कहते हैं? जो कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर होती है। टेलर्ड वो होती है जो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर की मर्जी के मुताबिक होती है। दिस टेलर्ड अप्रोच विल टिपिकली अलाउज अ बिजनेस टू चार्ज अ प्रीमियम फॉर देयर प्रोडक्ट। अब आप अक्सर देखें, कुछ बुटीक्स होते हैं, कुछ जैसे गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को पता होगा कि बुटीक्स होते हैं ड्रेसेस के लिए, या बॉयज के लिए भी आप ये चीज ले सकते हो कि स्पेशल कुछ बुटीक्स होते हैं जहाँ पे आपको आपकी मर्जी से साइज लेके कपड़ा लेके सब कुछ लेके तो आपको प्रोडक्ट बना के दी जाती है। इट मीन्स कि वो लोग प्रीमियम प्राइस चार्ज करेंगे क्योंकि उन्होंने आपसे पूछ के हर एक चीज ली है। जैसे अगर आप लोग बेकरी की एग्जांपल लें, बेकरी की एग्जांपल लें, बेकरी से जो केक रैंडम वहां पे बने हुए पड़े हुए होते हैं ना, उनकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं होती, कि उनकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं। जब आप खुद से ऑर्डर देते हो अपनी मर्जी का, हमें ये पिक्चर ऊपर ऐड करानी है, इतने पाउंड का केक चाहिए, इसमें ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, उसकी प्राइस फिर प्रीमियम होती है क्योंकि वो एज पर योर रिक्वेस्ट, एज पर योर विश होती है। तो ये चीजें आपको देखनी है, इसी तरह से फोकस भी करना है। तो जितना क्या कि आपने इसको फोकस करना है। जैसे Saga is Saga is an example of companies that has adopt a focus approach. It offers a range of product and services that are tailored customer over the age of 50। जैसे 50 साल से ऊपर ऊपर के एज, मैंने ऊपर आपको पहले बताया कि यंग एज के लोगों को आप टारगेट कर लें या ओल्ड एज के लोगों को टारगेट कर लें, तो इट मीन्स आपने कुछ ये मिनट को फोकस कर लिया। कंक्लूजन के अंदर वो यही कह रहा है कि हर बिजनेस जो होता है ना, वो ये नहीं है कि हम ये कहें कि तीनों स्ट्रेटजीज को अपना रहा होगा, वो इन स्टक इन द मिडल, इन्हीं के बिटवीन कहीं होगा, तीनों अप्रोचेस के बिटवीन कहीं होगा। कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कभी कर रहा होगा, कभी कोई प्रोडक्ट कॉस्ट फोकस कर रहा होगा, या वट एवर, जो भी जिसकी चॉइस है वो ही कर रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। कंपनी एफ कंपनी एफ मेक्स मोटर व्हीकल। कंपनी एफ है जो कि मोटर व्हीकल बनाती है। द कार्स आर सिमिलर टू दोज क्रिएटेड बाय एफ्स राइवल, बट एफ हैज मैनेज्ड टू अचीव सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय बल्क बाइंग इट्स मटेरियल फ्रॉम वन मेन सप्लायर। अब एफ क्या कर रही है कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को कम करना। वो मैनेज करने के लिए एक ही बार बल्क में खरीदते हैं। आपको पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, ये चीज आपको माइंड में होनी चाहिए कि किसी भी जगह से जब आप बल्क में बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है फ्रॉम वन सप्लायर। दिस हैज इनेबल एफ टू सी इट्स कार मोर चीपली देन देयर कंपेटिटर। इसका मतलब ये हुआ कि इससे उनको क्या हुआ, डिस्काउंट में मिला तो वो कंपेटिटर से सस्ते में कार बना रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी एफ अडॉप्ट? क्या चीज एफ ने अडॉप्ट की है?
एज अ स्टूडेंट आपको पता होगा कि आपने अब किस चीज को टारगेट करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि मटेरियल उन्होंने सस्ता खरीदा, एक ही जगह से डिस्काउंट लिया, तो इट मींस कॉस्ट उन्होंने रिड्यूस किया, तो कॉस्ट लीडरशिप ही उन्होंने अपनाई है। डिफरेंशिएशन की तो बात नहीं हो रही, सस्ते में उनको मिली है, ना ही फोकस की कोई बात है, ना स्टक इन द मिडल है। तो कॉस्ट लीडरशिप इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है और फिर करना है। फिर पोर्टर की वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन के अंदर हमने ये देखना है कि कौन कौन से कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको बेहतर करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी के लिए, मतलब अपनी कंपनी के लिए कम्पिटिटिव एज ले सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी एडवांटेज ले सकते हैं। वैल्यू चेन के अंदर कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज का क्या मतलब हुआ? एक्टिविटीज वो जो आपका काम है, एक्टिविटीज आपके कंपनी के अंदर जो फंक्शन है उनको बेहतर करके आप कैसे अपने लिए फायदा ले सकते हैं किसी दूसरी कंपनी से। वैल्यू चेन दिस द अप्रोच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द फर्म डाउन इनटू 5 प्राइमरी एंड 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज। इन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज से मैं आपको ये बताऊं कि पेपर के अंदर आपको 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं ट्रू फॉल्स वाले वो आ सकते हैं, क्योंकि इन बाउंड लॉजिस्टिक और आउट बाउंड लॉजिस्टिक का कोई क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आने के चांसेस होते हैं, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। प्राइमरी या प्राइमरी और सेकेंड सपोर्टिव एक्टिविटीज को वो भी पूछ सकता है। अच्छा, एंड लुकिंग एट ईच टू सी इफ दे गिव अ कॉस्ट एडवांटेज और क्वालिटी एडवांटेज। हर एक को देखना है कि कौन सा कॉस्ट एडवांटेज दे रहा है, कौन सा क्वालिटी एडवांटेज दे रहा है। सबसे पहले एक प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर 5 है। इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब ये होगा कि आपने उन चीजों में फायदा लेना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है कि आपने मटेरियल को बाय करने से बाय कर लिया, तो बाय करने से रिसीविंग और स्टोर तक रखने के लिए, स्टोर तक रख के उनको उसको जो जो कच्चा उनमें आपने क्या करना है, अपने कॉस्ट को कम करना है। क्योंकि हम पढ़ ही यही रहे हैं कि कॉस्ट को कैसे। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब है अभी आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इनबाउंड लॉजिस्टिक में रॉ मटेरियल में आपने देखना होता है कि आप बेनिफिट कैसे ले सकते हो। रॉ मटेरियल इनपुट यानी कि जो है, अब जो लोग एम ए 2 के स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों ने F2 पढ़ा है उनको पता होगा कि ईओक्यू मॉडल होता है। ईओक्यू के अंदर उन्होंने पढ़ा होगा कि स्टोरेज कॉस्ट होती है, एनुअल सीएच होती है, एनुअल सीओ होती है। हर पूरा साल हर एक यूनिट को अपने पास स्टोर करने की कॉस्ट होती है। तो वो आपका रॉ मटेरियल स्टोर करने की भी कॉस्ट हो सकती है, उसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, जस्ट इन टाइम स्टॉक सिस्टम गिव अ कॉस्ट एडवांटेज। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलेगा तब तब आप उस इन्वेंटरी को मंगवाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट से मैं ये कहती हूँ कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरा एक बुटीक है, लेट से एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मेरा एक बुटीक है जिसके ऊपर मैं ड्रेसेस सेल करती हूँ। बट ड्रेसेस एज पर द कस्टमर चॉइस में बनाती हूँ, तो मैं पहले ही पूरा कपड़ा वगैरह मटेरियल लेके नहीं रखूंगी। उसकी रीजन क्या है? मेरा कैश उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, इनबाउंड लॉजिस्टिक के लिए? इनबाउंड लॉजिस्टिक के लिए आपने क्या करना है कॉस्ट एडवांटेज के लिए? जस्ट इन टाइम। जब ऑर्डर कस्टमर आएगा तभी आप मटेरियल खरीदो, क्योंकि वो जो आपने कपड़ा लेके किसी स्टोर में इतना ज्यादा ढेर लगाया है, उस स्टोर का आप किराया दे रहे होंगे, तो किराए का भी आपको क्या होगा, चार्जेस हैं। उसके लिए भी आपको चार्जेस के कॉस्ट आप रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। फिर ऑपरेशन है। ऑपरेशन आप देखो, इतना हमारा रॉ मटेरियल। अब आप लोग देखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि रॉ मटेरियल आता है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में से गुजार के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो अब ये ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन वर्क इन प्रोग्रेस की बात आ गई है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में इसको हमने प्रोसेस करना है। इसके लिए आप मशीनरी ऐसे यूज करो, ऐसे क्राफ्ट पीपल, स्किलफुल पीपल यूज करो, जो लोग वेस्टेज ना करें, जो लोग बेसिकली एक एक टाइम में जो जो टाइम आपने उनको दिया हुआ उस टाइम में अच्छे अच्छे यूनिट्स बनाए, वेस्टेज ना हो, रिजेक्टेड यूनिट्स ना बने, तो ये तब भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है? स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग। आउटबाउंड मतलब अब यूनिट
यहाँ तक फिनिश गुड्स बन गई है ना, फिनिश गुड्स को रखना भी है कहीं पे, फिनिश गुड्स को रख के उसको सेल भी करना है, डिलीवर भी करना है कस्टमर तक। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आउटसोर्सिंग करेंगे डिलीवरीज, यानी कि जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे लोग नून, amazon, फूड पांडा और ये वाली थर्ड पार्टी से अपनी आइटम्स को डिलीवर कराते हैं। तो ये क्या है, कुरियर सर्विस के थ्रू। तो आप क्या स्ट्रेटेजी चूज करोगे, या फिर मार्केटिंग एंड सेल्स? मार्केटिंग रिसर्च प्लस 4 पीस। 4 पीस के अंदर आता है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे और इसके ऊपर अच्छी खासी हमारी डिस्कशन भी होगी। मतलब ये कि मार्केटिंग एंड सेल्स आपकी एक्टिविटी है, उसके लिए आप क्या स्पॉन्सरशिप कराओगे, स्पोर्ट एक्टिविटी कराओगे। आप अक्सर देखें, अक्सर जो हमारे ये बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें कमर्शियल चल रहे होते हैं, जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है या हमारा T20 होता है, उसके अंदर कमर्शियल चल रहे होते हैं, कभी HBL का कमर्शियल आ रहा होता है, कभी किसका आ रहा होता है, वो स्पॉन्सरशिप होती है। वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग या अपनी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह से स्पॉन्सरशिप करते हैं। या फिर सर्विसेज, सर्विसेज क्या, या फिर सर्विस। अब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्विस नहीं दे रहे होते, सर्विस भी कुछ एंटिटीज होती हैं जो सर्विसेज देती हैं, जैसे या फिर आप प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज ऑफर करते हैं। जैसे अगर आपका एसी है तो एसी के साथ इंस्टॉलेशन सर्विस आप ऑफर करेंगे, कि इंस्टॉलेशन भी हमारा ही बंदा आके करके देगा। या रिपेयरिंग, एसी खराब हो जाता है तो आप हमारी कंपनी को ही कॉल करें, हमारी कंपनी ही आपको रिपेयर। अब ये आपने देखना है कि ये एक्स्ट्रा फीचर्स है, ये वो फीचर्स हैं जिनको आप बेहतर करके अच्छे से ऑफर करके अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंपिटिटिव एडवांटेज कैसे लेना होता है। ठीक है, यानी कि आप जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर फ्रेंडली अप्रोच, रिटर्न गिव परसीव क्वालिटी, क्वालिटी एडवांटेज। मतलब अब अगर कोई आपकी प्रोडक्ट कभी जैसे कस्टमर तक पहुंचते हुए खराब हो जाती है या कुछ हो जाता है, टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसको रिटर्न करने की भी आप सर्विस ऑफर करते हैं। तो वो आपके, वो एक फीचर एक्स्ट्रा है जो आपके कंपेटिटर से आपको आगे लेके जाएगा। देन सपोर्ट, सपोर्ट नाउन है सेकेंडरी, मैंने पहले वर्ड यूज किया था कि प्राइमरी या सेकेंडरी एक्टिविटीज होंगी। सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? अब वो तो ऊपर तो मेन आपका कोर था कि आपके फंक्शंस क्या है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या आपकी फर्म रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है, क्या आपकी फर्म ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, क्या ऐसा होता है कब ऑर्डर आते हैं उसी टाइम आप जाके मटेरियल खरीदते हो, और इसी तरह कोई आपका स्केड्यूल नहीं है, कोई आपकी बजटिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, उसमें आपका नुकसान होगा, उसमें तो आपको पता ही नहीं होगा कि कब कौन सी प्रोडक्ट प्राइस उठानी है। अब फॉर्म ऑर्गेनाइज है, इट मीन सेंट्रलाइज्ड बाइंग सिस्टम होगा। सेंट्रलाइज्ड बाइंग सिस्टम का मतलब है एक जगह पे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की 4 ब्रांचेस है, मेरी कंपनी की 4 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस के लिए अगर मैं एक जगह ही सारा का सारा मटेरियल खरीदूंगी तो चारों ब्रांचेस के लिए सारा मटेरियल एक जगह पे खरीदने से मुझे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। 4 कंपनी के लिए, 4 अपनी शॉप्स के लिए एक ही जगह खरीद रही हूँ, एक ही जगह बल्क में परचेज कर रही हूँ, तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स का तरीका होता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आपकी फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो या नहीं, कंप्यूटर कंट्रोल मशीनरी है या नहीं। अगर आपकी फॉर्म के अंदर कंप्यूटर कंट्रोल मशीनरी है, टेलर्ड प्रोडक्ट बनती है, अच्छे से बनती है, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को देख कर बनती है, इट मीन्स कि आप अपने जो पैकेट है उससे आगे निकल, ठीक है, वो आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। एचआर डिपार्टमेंट आपका कैसा है? एचआर डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट का होना क्यों जरूरी है? उसकी रीजन ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपकी कंपनी में ऐसे लोगों को हायर करेगा जो लोग एक्सपर्ट होंगे, जो लोग अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस डिपार्टमेंट में के अंदर भी लोगों का अच्छा होना जरूरी है, जिनको हायरिंग स्किल्स आते हो, कंट्रीब्यूट करेंगे कंपिटिटिव एडवांटेज। एम्प्लॉयज जो एक्सपर्ट होंगे वो अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगे तो बायर भी आपको ज्यादा मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट की ज्यादा मार्केटिंग होगी, अच्छा प्रोडक्ट सेल होगा। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का दूसरा नाम है परचेजिंग डिपार्टमेंट। प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि आपकी कंपनी के अंदर सारा का सारा परचेज करना। अब ये लोग अच्छा मटेरियल खरीदेंगे, सही मटेरियल खरीदेंगे तो क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आप डिस्काउंट पे खरीदोगे, अच्छी जगह से खरीदोगे, नंबर 1 क्वालिटी का मटेरियल खरीदोगे, तो कस्टमर आपकी तरफ आएगा।
कस्टमर आपकी तरफ आने से आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। पीछे होती है सपोर्टिव एक्टिविटीज का बेनिफिट होता है। यहाँ पे रिजल्ट बताए जा रहे हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्टिव सपोर्टिव एक्टिविटीज को अगर आप कंबाइन करेंगे तो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनबाउंड, सारा कुछ सब कुछ मिलके तो आपको यहाँ से पता चलता है कि आपका कितना मार्जिन ज्यादा बनेगा। जितना ही अच्छा काम पीछे चल रहा होगा उतना ही मार्जिन आपका दूसरी कंपनी से ज्यादा होगा। इट इज लाइक रूल यू कैन से कि ये आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिलाएगा। हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूट टू कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ऊपर तो हमने पढ़ा एक्टिविटीज कैसे हेल्प करती हैं, अब हम पढ़ते हैं डिपार्टमेंट्स। आपके कंपनी के अंदर जो आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं वो कैसे हेल्प आउट करते हैं। पोर्टर्स वैल्यू चेन कैन नाउ बी यूज्ड एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूट कम्पिटिटिवनेस एज फॉलोज। परचेजिंग है तो वो आपको कॉस्ट एडवांटेज भी देगा, क्वालिटी एडवांटेज भी दे सकता है। कॉस्ट परचेजिंग है ना, परचेजिंग ने क्या करना है, अभी ऊपर क्या बात की, इन्होंने सारा का सारा सामान खरीदना है, सारा का सारा सामान खरीदना है। सस्ता माल खरीदेंगे, डिस्काउंट उठाएंगे, सेंट्रलाइज्ड बाइंग करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके क्वालिटी इस तरह के आपने उसके अंदर एक्सपर्ट बायर रखे हुए हैं, आपने ऐसे परचेसर रखे हुए हैं जो जिनको ऑलरेडी मार्केट का आइडिया है, जिनको पता है कि कैसे मटेरियल बाय करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है, जो यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है, वो आपको कॉस्ट एडवांटेज भी दे सकता है, क्वालिटी एडवांटेज भी देता है। कॉस्ट एडवांटेज कैसे कि आपकी प्रोडक्शन लाइन स्ट्रीमलाइन अच्छी है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट है, कोई उसके अंदर अप डाउन नहीं होता, प्रोडक्ट ऐसी वेस्टेज वाली नहीं बनती, वेज जो है वो मिनिमम है, आप का स्टॉक लेवल कम रहता है, ओवर स्टॉकिंग नहीं होती, यानी कि ओवर स्टॉकिंग ऐसे अगर हो जाए तो इसका मतलब ये कि ऑर्डर नहीं होंगे तो उसका फायदा नहीं है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये आपके प्रोडक्शन प्लान्स अगर आपने अच्छे रखे हुए हैं तो कॉस्ट का बेनिफिट हो सकता है। क्वालिटी, अगर आप अच्छी मशीन यूज करोगे, अच्छा मटेरियल यूज करोगे तो यूनिट अच्छा बनेगा, यूनिट अच्छा बनेगा तो इट मीन्स के कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो क्वालिटी के अंदर टेक्नोलॉजी आएगी, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज आएंगे, ट्रेनिंग स्टाफ की करते रहें ताकि आपकी प्रोडक्ट के अंदर अच्छा बेनिफिट आता रहे। देन आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर भी कॉस्ट और क्वालिटी दोनों आ जाएंगे। मार्केटिंग के अंदर कॉस्ट, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, ऐस इतनी अच्छी मार्केटिंग आप करें कि वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन हो। आपने अक्सर मैं ये चीज देखती हूँ कि आप लोग ऑनलाइन अक्सर आप देखें, ऑनलाइन हम जब किसी चीज की शॉपिंग के लिए स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग इतनी जबरदस्त किस्म की होती है ना कि उस प्रोडक्ट को देख के चाहे वो प्रोडक्ट बाद में आके हमें अच्छी मिले या ना मिले, बट उसकी मार्केटिंग इतने अच्छे जबरदस्त तरीके से की होती है कि बंदा ऑर्डर किए बगैर रहता नहीं है, वहां पे हमारा खुद हाथ ही रुक जाता है कि ये हमने ऑर्डर करनी ही करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो रही है। फिर आपने क्या करना है, सेल डायरेक्ट, आप डायरेक्ट सेल करो। डायरेक्ट मतलब ये कि आपने फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाई है तो आप खुद सेल करो, बीच में रिटेलर्स को ना इन्वॉल्व करो, क्योंकि रिटेलर्स को भी आपको पैसे देने पड़ेंगे या फिर कम प्राइस में देना पड़ेगा तो वो बेनिफिट नहीं होगा। क्वालिटी एडवांटेज भी कैसे होगा, मार्केट रिसर्च आपको हेल्प कर सकती है, टेलर प्रोडक्ट कैसे बनानी है, आप बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप करो, आप क्वालिटी प्राइसिंग बनाओ, ब्रांड डेवलपमेंट करो, तो मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी ना, जैसे आप लोग देखें मोस्ट ऑफ द टाइम ये जितनी भी बड़ी प्रोडक्ट है उनकी प्रमोशन जो होती है वो एक्टर से क्यों होती है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है, फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है तो ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस जाती है। तो मार्केटिंग जितनी अच्छी करोगे जितनी प्रोडक्ट की, उतना ही आपको बेनिफिट होगा क्वालिटी का भी। फिर सर्विस, सर्विस आप कॉस्ट को एडवांटेज भी देती है कि आपने सर्विस आउटसोर्स करनी है। आउटसोर्स हमने पढ़ा था कि दूसरी पार्टी से आप कुछ नॉन कोर फंक्शन परफॉर्म करा लो, क्या वो आपने करनी है या आपने खुद करनी है, लो पेड स्टाफ रख के करनी है, कैसे करनी है। क्वालिटी एडवांटेज के अंदर आउटसोर्सिंग आपको क्वालिटी एडवांटेज दे सकती है, जो काम आपके एम्प्लॉयज को नहीं आता वो आप किसी स्पेशलिस्ट फॉर्म से कराते हो, हाई स्किल्ड फॉर्म से, तो वो ज्यादा अच्छे में आपको करके देते हैं। आगे वो कह रहा है कि हाउ सॉरी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज सेट अ सर्विस सेट अप एज अ सर्विस डिपार्टमेंट विद अ फर्म, हाउ कैन दिस हेल्प कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ह्यूमन रिसोर्स तरह से बेनिफिट दे सकता है कि वो अच्छे लोगों को हायर करेगा, अच्छे कम्पिटिटिव लोगों को हायर करेगा। कम्पिटिटिव लोग होंगे तो हमारी कंपनी के अंदर बेनिफिट ज्यादा होगा, अच्छा काम करेंगे, ओवरऑल कंपनी बेटरमेंट की तरफ जाएगी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5।
E Limited is a company that buys, cleans and then sells vegetables. वो क्या करती हैं? ये एक कंपनी है जो कि सब्जियां खरीदती है, उनको साफ करती है और फिर बेचती है. It has recently introduced a new automated inventory system that allows management to identify or older inventory quickly. इन्होंने एक नया सिस्टम लगाया है जो कि क्या करता है कि इनको ओल्डर इन्वेंट्री, पुरानी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है वो जल्दी जल्दी बता देता है. This will help. This will allow the company to reduce current high level of waste. इससे पता चल जाता है कि ऑलरेडी आपकी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, ज्यादा और नहीं मंगवानी. तो वो कह रहा है कि which activity within this value chain will the new system improve. क्या मतलब सिस्टम इम्प्रूव इन्होंने किया है, क्या ऐसा इन्होंने किया है जो ये सिस्टम इम्प्रूव हुए हैं. तो अगर आप लोग देखें तो इन्होंने क्या किया है, एक इन्वेंटरी लगाई है जिससे उनको पता चल सके कि करंट इन्वेंटरी कितनी पड़ी हुई है, एक सिस्टम ऐसा लगाया है. तो ऑपरेशंस तो हम नहीं कह सकते, फिनिश्ड गुड्स का ये बता रहा है ना कि कितना है. सॉरी, फिनिश गुड्स नहीं, सब्जियां लेते हैं तो उनको इन्वेंटरी उसकी बताते हैं ना. सब्जियां लेके लाइक उसको धो के फिर वो सेल करते हैं. तो इन्होंने क्या किया है, ऑपरेशंस तो नहीं हम कह सकते, आउटबाउंड लॉजिस्टिक भी नहीं हो सकता. तो हम ये कह सकते हैं कि इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर इन्होंने बेटरमेंट की है, जिससे इनको पता चल गया है कि आपका पहला वेस्टेज कितना है. ये बेनिफिट इनको मिला है. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, आगे हमारे पास आ जाता है वैल्यू नेटवर्क्स. वैल्यू नेटवर्क्स क्या है कि दिस रेफर्स टू अ सेट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर to benefit the entire group. It will allows member to share information as well as buyer. Value networks क्या करते हैं कि बेसिकली ये कनेक्शन है, नेटवर्क्स है ना. नेटवर्क्स क्या होते हैं, डिफरेंट फर्म्स, डिफरेंट कंपनीज के आपस में कनेक्शन, इंडिविजुअल के इंटरेक्शन, सब इंफॉर्मेशन शेयर होती है. उनको पता चल सकता है कि प्रोडक्ट कहाँ बाय करनी है, कहाँ से सेल करनी है. ओवरऑल चेन जो बनती है उसको नेटवर्क कहते हैं. अब आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो किसी भी कॉर्पोरेट का अप्रेजल. अप्रेजल किस चीज को कहते हैं? अप्रेजल कहते हैं इवेल्युएशन करना, एग्जामिनेशन करना, टेस्ट करना, चेक करना कि कैसा काम चल रहा है. उसके अंदर आपने क्या करना है, स्वॉट एनालिसिस. स्ट्रेंथ, स्वॉट के अंदर एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, weaknesses, opportunities and threats. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. This is an integral part of the strategic analysis, unlike pestle analysis, which focus on external environmental issue. आपने बाहर के issues को देखना है. स्वॉट सॉरी, ये पेस्टल एनालिसिस जो था वो फोकस करता था पेस्टल एनालिसिस बाहर के इशू में. स्वॉट इंटरनल है. पेपर के अंदर ये सवाल भी आ सकता है कि जो पेस्ट है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल. तो हमेशा याद रखें कि पेस्ट एक्सटर्नल था, स्वॉट इंटरनल है. स्वॉट इंटरनल होगा, इंटरनली अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपनी कंपनी की देखनी है ना, ये इंटरनली हम कह सकेंगे. स्वॉट के अंदर भी आप अगर देखो तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं वो इंटरनल बताएंगी, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल बताएंगी, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो होंगी वो एक्सटर्नली डिफाइन करेंगी हमें. To do this, it draw on pest analysis as well as other model examined in this chapter, because of SWOT analysis is a vital tool that an organization uses in its long term स्ट्रेटेजिक प्रोसेस. लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोसेस के अंदर हमने क्योंकि फॉलो करना है, और ये मैंने आपको बताया था कि आपको आगे जाके एसडीएल के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर ये पढ़ना भी है. अब आप यहाँ पे देखो, रिसोर्स बेस्ड और पोजीशन बेस्ड. रिसोर्स बेस्ड के अंदर आपकी स्ट्रेंथ इंटरनल और वीकनेसेस. स्ट्रेंथ क्या चीजें आप अच्छी करते हो, द थिंग्स वी आर डूइंग वेल, द थिंग्स वी आर डूइंग दैट आर नॉट कंपटीशन, आर डूइंग लाइक वो चीजें जो हम कर रहे हैं वो हमारा कंपेटिटर नहीं कर रहा, हमारी अच्छी है. मेजर सक्सेसेस हमारी, सब पॉजिटिव चीजें जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है. वीकनेसेस वो चीजें जो हम बुरी कर रहे हैं, जो हम हमारा कंपेटिटर हमसे अच्छा कर रहा है, जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए. मेजर फेलियर वो हमारी वीकनेसेस हैं, वो चीजें जो हम बुरी कर रहे हैं, हमें बेहतर करने की जरूरत है. अपॉर्चुनिटीज, जितनी आप अच्छी स्ट्रेंथ आपकी होगी उससे आपको मोस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. आपको बाहर से इवेंट्स, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलेंगे, आपको बाहर से और फोकस मिलेगा, फ्यूचर में के अंदर ग्रोथ मिलेगी. थ्रेट्स, जितनी आपकी वीकनेस होंगी उतनी आपके लिए थ्रेट ज्यादा बनेंगी. इवेंट्स आर चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी नीड टू प्रोटेक्ट. ऐसी चीजें एनवायरनमेंट के अंदर हो रही हैं जिनसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें और बेहतर करना है खुद को.
थिंग्स लाइकली टू गो बैडली इन द फ्यूचर। अगर आपकी वीकनेस रही, मेजर फेलियर्स रहे, तो फ्यूचर के अंदर आपकी चीजें बैड हो सकती है। तो ये दोनों पोजीशन बेस्ड है। जितनी आपकी ये वाली चीजें रिसोर्स अच्छे होंगे, उतनी आपकी पोजीशन बेस्ड फैक्टर आपके अच्छे होंगे। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अप्रेजल of SWOT analysis also brought together, and its likely alternative analysis emerged. Once identify, management can consider। एक बार जब आइडेंटिफाई हो जाए तो मैनेजर को क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, क्या क्या कर सकती है। मैचिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, मैंने ऊपर आपको पहले बताया कि जितनी आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी उतनी आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। जितनी आपकी, जैसे किसी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसी तरह फॉर्म के अंदर भी होता है कि न्यू एरियाज, न्यू डेवलपमेंट होती है, और जितने आपकी वीकनेसेस होंगी उतनी आपके लिए थ्रेट्स आएंगी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 के अंदर क्या बोला जा रहा है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 के अंदर कहा जा रहा है कि a company is attempting to analyze its competitive environment, which of the following model can be most appropriate for its use। सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट का वर्ड आ गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट के लिए हमने क्या करना है, सबसे ज्यादा बेस्ट एनालिसिस कौन सा होता है। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए होता है ना, वो 5 फोर्सेस होती हैं, बार्गेनिंग पावर और न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कंपिटिटिव के लिए होता है, वो पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल होती है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। होप तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब मस्त करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और जितने भी स्टूडेंट्स F1 मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेलोज को मस्त ये चैनल रेकमेंड किया करें, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 10 करेंगे, और चैप्टर 9 की अंडरस्टैंडिंग जो रह गई है 2-3, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको करवा दूंगी। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आए होंगे, और इसी तरह नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मस्त करके रखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।